विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 15 दिवसीय एड ऑन कोर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चतुर्थ दिवस के पंचम दिवस के प्रथम सत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान सुरेश सागर वाजपेयी सर को, जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। सर के स्वागत के लिए मैं बुलाती हूँ नीरज गौड़ मैम और श्वेता मैम को। तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। आज सर का लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इस लेक्चर को आप लोग बहुत ध्यान से सुने और हर चीज को कोशिश करिए कि नोट करें, ठीक है? प्लीज सर। थैंक यू सो मच नीना मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, वो भी पहली बार। थैंक यू सो मच। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स हैं, जो अभी तक अपन ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट अपन ने पढ़ा है। बट उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया है, मैथ्स का यूज किया गया है, और चूंकि हम लोग सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वैसे भी हमने जब सोशलॉजी ली है इसका मतलब है कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना। जब उससे बच के आए हैं तो फिर यहाँ पे फिर से मैथ्स स्टार्ट हो गई। तो इसलिए मैं उसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा बेसिकली, क्योंकि पी वैल्यू अप्रोच को अभी तक डिस्कस किया नहीं गया है। पी वैल्यू अप्रोच में जब अपन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उपकल्पना परिकल्पना को टेस्ट करते हैं, तो फिर हमें ना टेस्ट स्टैटिक जानने की जरूरत है, ना क्रिटिकल वैल्यू जानने की जरूरत है, ना हमें उस टेबल की जरूरत है जो अभी तक सर लोगों ने कंपेयर करने के लिए बताई थी कि एफ टेबल से अपन कंपेयर करेंगे और अगर वैल्यू कम होगी तब अपन नल हाइपोथेसिस को करेंगे। तो वो सब चीजों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन पी वैल्यू से बहुत इजीली कर लेंगे। तो बेसिकली जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे, लगभग 6 लेक्चर शेड्यूल हैं और मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल लेक्चर हैं, तो जितने भी अपन टेस्ट हैं उनको प्रैक्टिकली करेंगे, तो फिर अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा इसका बेसिकली, ठीक है? तो मैं माइक ऑन जानबूझ के नहीं किया, मेरी आवाज इतनी लाउड है ही शायद। माइक की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना? तो ठीक है। अपन को हाइपोथेसिस जितने भी तरीके की बनती है, जितने भी हाइपोथेसिस अपनी बनेगी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ 8 टाइप्स ऑफ जो टेस्ट है वो लगभग सफिशिएंट है, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। मैं बताऊंगा पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव सब बताना है। बट अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, तो अपन इससे स्टार्ट करेंगे कि अपन को पढ़ना क्या है, कि अपन जब छठे लेक्चर पे पहुंचेंगे, लास्ट लेक्चर में, तो अपन क्या कुछ सीख चुके होंगे इन 6 लेक्चर्स में। तो जो टेस्ट पहला टेस्ट है अपन को पढ़ना है, वो है वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है ना? वन सैंपल टी टेस्ट कब यूज करा जाता है? जब अपन को, जैसे अपनी क्लास है, यहाँ पे अभी 30 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर अपन को चेक करना है कि सबकी कोई हाइट जो है वो फिक्स है, जैसे 6 फीट है, या फिर सबका हीमोग्लोबिन लेवल 14 है, मतलब कोई चीज से जो अपन को नोन वैल्यू है उससे कंपेयर करना है। जैसे कि अगर इसमें नल हाइपोथेसिस बनेगी तो कैसी बनेगी? म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है? मतलब ये फिक्स वैल्यू है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? पहले तो नल हाइपोथेसिस बता देता हूँ। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसमें कोई डिफरेंस शो नहीं होता। अपन जब टेस्ट करते हैं, जैसे कि मीन डिफरेंस नहीं होता बेसिकली। जैसे अगर इसमें देखेंगे, अगर म्यू नॉट की वैल्यू म्यू के बराबर ली, ये क्या है? मीन है। अभी मीन मीडियन मोड भी मेरे को पढ़ाना है, तो वहां समझ में आएगा। अभी अपन बेसिक आउटलाइन ले रहे हैं सब चीजों की। तो जैसे अगर मेरे को टेस्ट करना है कि इस कमरे में सब बच्चों की हाइट 6 फीट है, मतलब जो जैसे इंडिया का एवरेज क्या है हाइट का, 5 फीट 8 इंच है, ठीक है ना? 5 फीट 8 इंच है, तो अपन इससे कंपेयर करेंगे बेसिकली, ठीक है? तो अपन नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे? अपन नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मीन ऑफ दिस क्लास इज इक्वल्स टू 5 फीट 8 इंच, ये टेस्ट में करना है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? ये नल हाइपोथेसिस को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं H1 या फिर HA से।
अगर अपन को ये मान के चलना है कि ये अपन ने अभी कम में ली थी ऑल्टरनेटिव, अपन ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये मान के चल रहा है कि छत्रपति जैसे नेपाली बच्चे हैं, तो अपन को पता है ना कि इंडियन से कम ही हाइट होगी। अगर अपन ये मान रहे हैं, हो सकता है कि अपनी हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस ही ट्रू हो जाए, ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाए। ये हो सकता है कि मतलब अपन मान रहे हैं कि नेपाली बच्चे छोटे होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने मन की भ्रांति है। मैं जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वहां पे मजा आएगा समझने में, ठीक है ना। तो अभी थोड़े तो समझ लो, क्योंकि अपन आउटलाइन भर डिस्कस कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही नहीं की है, ठीक है। तो सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि जो अपनी मीन वैल्यू है, इसको मीन बोलेंगे, ठीक है ना। हाइट को मीन मीन ही यूज करते हैं यहाँ पे हर जगह, क्योंकि टी टेस्ट क्या कंपेयर करता है, सर ने बताया था, राजीव सर ने, मीन कंपेयर करते हैं। टी टेस्ट हमेशा मीन्स कंपेयर करते हैं। एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनोवा टेस्ट क्या कंपेयर करते हैं, वेरिएंस को कंपेयर। ये भी बताएंगे वेरिएंस क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तीसरा बन सकता है कि 5 फीट 8 इंच से ज्यादा, अगर जैसे अमेरिकन बच्चों को लेना है अपन को, तो 5 फीट 8 इंच से ज्यादा अपन ने मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन को इसलिए याद करना है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, म्यू इज लेस देन आएगा, तो आर जब अपन आर टेस्ट करेंगे तो वहां पे लेस डलेगा, और ये क्या है, म्यू ग्रेटर देन, तो ग्रेटर डलेगा, मतलब ये नल हाइपोथेसिस का डलेगा, सॉरी इसका डलेगा। कभी हुए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपन टेस्ट नहीं करते ना, टेस्ट हमेशा नल को करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये है जो अपन को डिस्कस करनी है अपने टेस्ट में। सेकंड टेस्ट होता है इसमें, जैसे अगर अपन को एग्जांपल क्या होगा कि अपन कोई फिक्स्ड वैल्यू से टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें सैंपल क्या होगा, एक ही होगा कि हमने जितने बच्चे 30 बच्चे हैं क्लास में, सबकी हाइट ले ली और उसको एक कोई भी वैल्यू से या तो लेस देन लिया या ग्रेटर देन लिया, ठीक है ना, या इक्वल्स टू लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो एक ही सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पे अपन 2 सैंपल कंपेयर करेंगे, जैसे कि इस क्लास के बच्चों की हाइट और बगल वाले क्लास के बच्चों की हाइट, जैसे अपन मानेंगे क्या कि इक्वल ही होगी, हो सकता है ना, बट जैसे इस क्लास के बच्चे और नेपाल के बच्चे दोनों की अपन ने हाइट मेजर की, अपन नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे, इसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, प्लीज बताइए। क्योंकि नल हाइपोथेसिस का बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है कि मीन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। कुछ लोग मेरे को जब मैंने शुरू किया तो उन्होंने ये कहा था कि नल हाइपोथेसिस कोई रिलेशन शो नहीं करती, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, बट वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नल हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस 0 बोलती है, मसलन कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, ये मान के चलती है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अपने सॉफ्टवेयर भी यही मान के चलेगा, जो आर लैंग्वेज होगा, एसपीएसएस होगा, एक्सेल पे करेंगे, वो यही मान के चलेगा। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या करेंगे, क्या बन सकती है, इसमें म्यू1 और म्यू2, ये मीन्स है इस क्लास की हाइट के और बगल वाली क्लास की हाइट के, ठीक है। तो क्या होना चाहिए रिलेशन, बीच में क्या रिलेशन आएगा, डिफरेंस 0 है, तो रिलेशन क्या आएगा बीच में, मैं जब तक ऑल्टरनेटिव लिखता हूं, एग्जैक्टली इक्वल टू आएगा, मतलब इन दोनों की हाइट इक्वल है, मतलब वो ये मानेगा कि मीन डिफरेंस 0 है, सॉफ्टवेयर ये मान के चलेगा। सॉफ्टवेयर में अपन ये डाल सकते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन ऑल्टरनेटिव के लिए, पर नल हाइपोथेसिस को वो 0 मान के चलेगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव क्या बनेगी, ये तो नल हाइपोथेसिस हुई, नॉट इक्वल्स टू हुई ना, अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जब अपन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, अपना कोई क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि दोनों क्लास के बच्चों की हाइट, मेरा ऐसा मानना है कि नेपाल के बच्चों की, अपन अभी मान रहे हैं ना हाइपोथेसिस, अपने पास कोई डेटा तो है नहीं कि नेपाल के बच्चों की हाइट कम होती है, कोई डेटा है आपके पास, नहीं है ना, पर अपना एक धारणा है ना कि नेपाल के लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं, इंडियन लोग रिलेटिवली टॉलर होते हैं, और अगर अपन यूरोपियन लोग लेंगे तो और ज्यादा टॉलर होते हैं, ये मानना है ना अपना। आपके पास किसी का डेटा है, नहीं है ना डेटा, तो बेसिकली अब अपन इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट अपन सीख क्या रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही सीख रहे हैं, तो अपन परिकल्पना क्या, अपन कल्पना कर रहे हैं ना कि ऐसा होता है, फिर उसको अपन जब अपन डेटा बैक्ड कर देंगे तो वो थीसिस बन जाएगी, जो पीएचडी थीसिस, रिसर्च थीसिस कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी कहाँ पे थे, तो अपन जैसे दोनों बच्चों की हाइट ली, इस क्लास की और इस क्लास की, तो मानेंगे कि इक्वल, इंडियन और नेपाल के बच्चों की हाइट एक ही होती है, कोई अंतर नहीं होता। बट अपन दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो बताऊंगा मैं कि कैसे पी वैल्यू से करते हैं। समझ गए, इतने यहां तक समझ गए, बाकी लोग समझ गए, कोई इशू है, कोई किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना, ठीक है। तो फिर अपन अगला टेस्ट देखते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में क्या होगा, दो कोई भी चीज के मीन्स अपन कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना।
वेट का कर सकते हैं, जैसे अपन कर सकते हैं कि अमीर बच्चे और गरीब बच्चों के वेट में अपन का मानना है ना कि अमीर बच्चे मोटे होंगे। ये एक रिसर्च क्वेश्चन बना, अपन ने रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि जो अमीर बच्चे होते हैं वो मोटे होते हैं क्योंकि उनके सब सुख सुविधाएं हैं, घर में टीवी है तो बैठ के टीवी देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, और खाने पीने को सामान भी है घर में। बाकी जो गरीब बच्चे हैं, एक बार को पुअर बच्चे हैं, उनका वेट कम होता है। ये अपना एक अपन ने रिसर्च क्वेश्चन बनाया। तो हाइपोथेसिस कैसे बनेगी कि दोनों का सेम है, वेट उनका मीन सेम है। अपन एक्चुअल में टेस्ट तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करनी है, मतलब अपना मानना है कि नॉट इक्वल्स टू है। अपन ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे अगर अपन को टेस्ट करना है कि जो इसको लिखते हैं रिच लिख देते हैं, ठीक है, जो रिच बच्चे हैं उनका वेट ज्यादा होता है। ये वेट मीन किसका ले रहे हैं, वेट का ले रहे हैं, और गरीब बच्चों से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये एक अपन को मान सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? नहीं बनेगी, है बिल्कुल नहीं बनेगी, जस्ट अपोजिट बनेगी यार। जब अपन ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं तो इसकी उल्टी बनेगी ना, हमेशा इक्वल साइन रहेगा। नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल साइन रहेगा। तो अगर ये ग्रेटर है तो ये क्या होगा, लेस होगा। μ1 इज लेस, मतलब ये μ1 के यहाँ रिच लिख देते हैं, ठीक है, और ये इसको लिख देते हैं पुअर, ठीक है। तो मतलब रिच बच्चों का वेट कम होता है या इक्वल टू होता है पुअर बच्चों के। तो अपन का मानना क्या था इसमें, सॉरी ये गलती से आ गया, अपना तो मानना ये था ना कि ज्यादा होता है, तो इसलिए अपन नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, कम होगा या इक्वल होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, ठीक है। बट हो सकता है कि बाद में देखा जाए तो अमीर बच्चे जिम जाते हो, तो हो सकता है अपना गलत जो अपन ने ऑल्टरनेटिव सोच के जो अपन रिसर्च क्वेश्चन लेके चले, हो सकता है वो गलत हो जाए और इसका जस्ट अपोजिट निकल आए, क्योंकि हो सकता है अमीर बच्चे जिम जाते हो आजकल क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो वो ये इसलिए डेटा बैक्ड होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आपकी रिसर्च कर क्यों रहे हो अपन, रिसर्च ऐसे तो अपने पान के गल्ले पे भी बैठ के आदमी बना देता है, मोदी जी जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे, कोई भी बना देता है। पर सर्वेस क्यों होते हैं, एग्जिट पोल क्यों होता है, क्योंकि वो डेटा बैक्ड होता है। लोगों से जाके पूछते हैं, 300 लोगों से पूछ लिया, 600 लोगों से पूछ लिया, डिटेल बनाई, मीन कंपेयर किया, उन्होंने बता दिया कि हाँ हो सकता है मोदी जी जीतेंगे, उनको इतनी सीट्स आएंगी, लगभग लगभग सही भी हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, वो इसलिए तो करते हैं, ये सभी तो बनाते हैं। ये टेस्ट किस लिए करे जा रहे हैं, इसलिए ही करे जा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास डेटा है, आपको कोई नकार नहीं सकता कि हाँ, अगर आप कोई कहेगा कि नहीं वेट दोनों का अगर मसलन मानते कि दोनों का बराबर है, अपन सोच के चल रहे थे कि रिच का ज्यादा होता है, पुअर का कम होता है, ठीक है, और जब अपन ने पूरी रिसर्च करी, डेटा ये आया कि इक्वल होता है या लेस होता है, ठीक है ना। तो अपन गलत हो गए ना अपनी चीज में। अब अपन दिखा सकते हैं लोगों को, नहीं नहीं आपकी गलत अवधारणा है कि अमीर बच्चे मोटे होते हैं, ठीक है, ये मतलब है बेसिकली। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट कब यूज करना, अब बोलते भी तो जाओ, कब यूज करना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट? अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया तुम्हें? नहीं मतलब ये कब यूज करना है, कुछ कोई बता सकता है? जब दो मीन्स को कंपेयर करना हो। ये कब यूज करना है वन सैंपल टी टेस्ट? जब एक का निकालना अपन को, जैसे अपन और कोई वैल्यू अपन को पता है कि अपन मान सकते हैं कि इंडियन का एवरेज वेट 70 किलो होता है, तो अपन इस फिर टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है अपन गलत निकल आए कि छतरपुर में बच्चे मोटे हो रहे हैं, मतलब 70 किलो से ज्यादा निकला है। अगर जैसे नॉट इक्वल निकला तो अपन ग्रेटर देन लेस देन भी चेक कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो अपने दो टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट है पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट कब यूज किया जाता होगा, सर ने बताया, राजीव सर बता चुके। जब दो ग्रुप्स को कंपेयर करना हो, जब दो ग्रुप्स को कंपेयर करना। बिल्कुल सही है। पेयर टी टेस्ट अपन तब यूज करते हैं जब अपन टाइम ड्यूरेशन में, मसलन जैसे तुम लोगों का मैंने लिया, पहले एग्जाम लिया मैंने तुम लोगों का, तुम लोगों के नंबर आए 40 नंबर, मैंने तुम लोगों को एक घंटे का लेक्चर दिया, तुम लोग के नंबर मान सकते हैं कि 42 आए, अगले टेस्ट में मीन निकला ये। तो पेयर टी टेस्ट का क्या करते हैं, जब सेम पॉपुलेशन का अपन लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय चेंज हो गया, पॉपुलेशन वही है, तुम ही लोगों का टेस्ट लेना है, तो मेरे को इसमें क्या पता चलेगा कि क्या इफेक्ट हुआ मेरे पढ़ाने का, मतलब कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है तुम लोग के 40 ही नंबर आ जाए, या हो सकता है 39 ही आ जाए, नंबर कम भी हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी है मैंने पढ़ा है तुम्हारे दिमाग से निकल गया, मैंने कहा सर ने ज्यादा ही कंफ्यूज कर दिया, गलत बता के चले गए, तो दैट माइट बी पॉसिबल, कम भी हो सकते हैं। तो अपन कोई भी चीज का इफेक्ट जब मेजर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपन ने कोई दवाई दी, हो सकता है जैसे अगर आप देखो ना कि जो अपने पूर्वज थे उनको कैसे पता था कि तुलसी का कोई यूज होता है, अश्वगंधा का कोई यूज होता है, गिलोय का कोई यूज होता है, वो लोग भी पेयर टी टेस्ट ही लगाते थे आज से 300-400 साल पहले। वो देखते थे, वो 300 मरीजों को लिटाते थे, सबको तुलसी की पत्ती खिलाते थे, किसी की कभी कोई मर भी गया होगा, बरगद की पत्ती खिला दी होगी, मर गया होगा, हो सकता है। तो बेसिकली वो ये करते थे
कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे तुलसी खिलाई तो कुछ कुछ अंतर आया होगा ना, कि अपन क्या कैसे पता अपन को ऑब्जर्व नहीं। हाँ। जब भी कोई भी दवाई टेस्ट होती है ना उसमें हमेशा पेयर टी टेस्ट ही लगेगा, क्योंकि जैसे हमने आपको आपकी बीपी की दवाई है, कैसे उसको स्वीकृति दी गई होगी, कैसे उसको माना गया हो। पहले हमने आपका बीपी लिया, फिर आपको गोली दी, फिर 6 घंटे बाद फिर से पीआरटी टेस्ट फिर से सैंपल लिया। अब हो सकता है कि किसी सैंपल में, जैसे अपन ने सैंपल लिया 130 होता है ना नॉर्मल बीपी, मानते कि ज्यादा रहता होगा 158 154, ठीक है। जब अपन ने दोबारा मेजर लिया हो सकता है 164 आ जाए, 156 आ जाए। आप सोच रहे होगे कि मैं तो खुद ही कर सकता हूं, इसके लिए इस टेस्ट की क्या जरूरत आ गया। यहाँ पे अपन ने ले लिया 150 ले लिया, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा फैब्रिकेट कर रहा हूँ डेटा को, क्योंकि मेरे को एक सिनेरियो समझाना है, स्पेसिफिक सिनेरियो समझाना है। इसलिए तो हो सकता है कि देखो यहाँ पे देखो, आफ्टर टैबलेट खिलाने के बाद बीपी बढ़ भी सकता है। हो सकता है ना किसी पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है किसी दवाई का किसी को इफेक्ट नहीं होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दवाई यूजफुल नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं अपन, सैंपल साइज कितनी रखते हैं, वो मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि 30 के ऊपर क्यों होती है। लगभग 30-40 के ऊपर होना ही चाहिए सैंपल साइज, क्योंकि हो सकता है कि किसी सैंपल में आपका बीपी बढ़ गया हो या किसी में कोई इफेक्ट ना आया हो, तो इसका मतलब ड्रग यूजलेस नहीं हो जाएगी। अपन को 30-40 सैंपल लेने पड़ेंगे, तो आप ये आंखों से कंपेयर कर सकते हो क्या कि बीपी बढ़ा कि घटा, बीपी बढ़ा कि घटा, नहीं कर सकते ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, ये मींस कंपेयर होगा। तो इसमें नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगी? बेसिकली मैं इनको एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं तो वो ये समझ में नहीं आएगा कि अंतर क्या है, क्योंकि हम टी टेस्ट पढ़ा दिया, 1 टी टेस्ट पढ़ा दिया, जो बच्चे एक आउटलाइन बन जाती है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो पेयर टी टेस्ट की कैसी बनेगी? नहीं, म्यू लेंगे, ये तो सबको पता है, ये नल हाइपोथेसिस है। प्लीज सब लोग बताओ यार, बहुत सिंपल है। या तो इक्वल होगी का क्या मतलब है? ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, हमेशा इक्वल होगी। नल हाइपोथेसिस का मतलब भी मीन डिफरेंस 0 है। नल का मतलब क्या होता है? नथिंग। नल का मतलब होता है नथिंग। तो म्यू प्री इक्वल्स टू म्यू पोस्ट। पार्डन मी फॉर माय हैंडराइटिंग, बहुत गंदी हैंडराइटिंग मुझे पता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? म्यू 1 नहीं, म्यू प्री। प्री मतलब पहले, किसी भी चीज के पहले, ठीक है ना। मैंने इसमें एक टोबैको और सोशल इनिशिएटिव, क्या हुआ, पहले मेरे एग्जाम्पल बने हुए थे मेडिकल साइंस के, फिर मैंने दिखाया मम्मी को, मम्मी का ये तो यूजलेस है तुम्हारे सारे एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा कि उसको सोशल साइंस के हिसाब से बनाओ, तब बच्चों को समझ में आएगा। अब दवाइयों का नाम है, जैसे सर का जो टेस्ट था ना वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे था, मेरे को समझ में आ रहा था कि मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, बट वो बाकी लोग शायद उससे रिलेट नहीं कर पाए, इसलिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल है सब सोशल साइंस के, ठीक है। म्यू प्री इज नॉट इक्वल्स टू म्यू पोस्ट। इसके भी 2-3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो मैंने बताए थे ना, वो सब हो सकते हैं, यहाँ पे भी लेसर ग्रेटर हो सकता है, वो इसलिए एक बार बता दिया, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या बनेगी नल हाइपोथेसिस? म्यू प्री इक्वल्स टू म्यू पोस्ट। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? म्यू प्री इज नॉट। बेसिकली टेस्ट तो हम चाहते हैं कि नल आए, हम चाहते हैं कि नल आए, बट नल हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस को 0 बताती है, ठीक है। चाहते हम यही है, ठीक है, कि ऑल्टरनेटिव ट्रू हो जाए, दवाई का कुछ इफेक्ट हो, या मैंने 1 घंटे पढ़ाया है इतना बोला है तो आपकी कुछ मार्क्स बढ़ जाए एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। आपको कोई दवाई खिलाई, आपकी हाइट बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली अपन यहाँ रिसर्च का इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं कि अपन ये सब बिल्कुल आ सकता है। इन सारे कॉम्बिनेशन में ग्रेटर लेस हो सकता है, एनोवा में नहीं हो सकता, बताता हूं क्यों। वहां फिर पोस्ट ऑक एनालिसिस करेंगे। एनोवा में क्या बनेगा? एनोवा बेसिकली एनोवा का यूज कब आता है? यहाँ पे अपन ने देखो इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट में 2 सैंपल 2 चीजों को तो कंपेयर कर लिया था, पर 2 से ज्यादा जब भी कंपेयर करना हो तो फिर अपन को एनोवा पे जाना पड़ेगा। वेरिएबल एक ही रहेगा, जो वेरिएबल है ना अपना, जैसे हाइट इज अ वेरिएबल, वेट इज अ वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, एज इज अ वेरिएबल, जो चेंज होती है लोगों के साथ, वो वेरिएबल तो एक ही रहेगा, बट सैंपल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मसलन इसमें जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो ये बनेगी कि म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2, हमको पढ़ के आए ना वो तो बता ही दोगे, म्यू3 इक्वल्स टू म्यू4 इक्वल्स टू कितने भी नंबर ऑफ n नंबर्स। एनोवा में आप कितने भी नंबर, जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी ना इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, मतलब 2 सैंपल टी, 2 इसका नाम ही क्या है, इसका दूसरा नाम है 2 सैंपल टी टेस्ट, एक्चुअल में इसको भी 2 सैंपल बोलते हैं, बट यहाँ पे अपन मींस 2 सैंपल में कर सकते हैं। बट जब मैम ने एग्जांपल बताया था ना डॉग हाइट में, तो उन्होंने वेरिएंस निकाला था
फिर वो ज्यादा पॉपुलेशन में कंपेयर कर रहे थे। बेसिकली वो ये बता रही थी कि अपन यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकते हैं, ये एनोवा का फायदा है, ठीक है ना। और कितना भी हो सकता है, म्यू5 म्यू6 भी हो सकता है, बट इसमें एक समस्या है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? एग्जैक्टली यही बनेगी, तो तुमने बोला वही बनेगी, ठीक है। तो इसमें हमेशा नॉट इक्वल्स टू साइन आ गया, बट एक इशू भी है इसमें। एक इशू ये है कि हो सकता है कि 3 की हाइट इक्वल हो, मतलब 3 का मीन मतलब हो सकता है कि जैसे हमने 4 सेक्शन के मार्क्स लिए, 4 क्लास के एमए फर्स्ट सेम के 4 सेक्शन बने हुए, चारों सेक्शन के मार्क्स सेम है, सेम मतलब एक सेक्शन की हो सकता है कि जिसमें जो सेक्शन ए है उसमें होशियार बच्चे ज्यादा हैं, तो इसलिए अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, क्योंकि एक सेक्शन के तो अनइक्वल है, बट हो सकता है बाकी सेक्शन के इक्वल है, म्यू बी सी और डी इक्वल हो जाए, हो सकता है ना, माइट बी पॉसिबल। तो पर तब भी अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई। ये समझ में आ गया कि जो मीन्स है वो नॉट इक्वल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है पोस्ट हॉक एनालिसिस, वो भी पढ़ेंगे अपन लोग। पोस्ट हॉक एनालिसिस कहलाती है। पोस्ट हॉक एनालिसिस कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। बस अब ये होगा कि जब तुम पोस्ट हॉक डाल दोगे कंप्यूटर में, एक बटन दबा दोगे पोस्ट हॉक का, तो वो क्या करेगा, दो मीन्स को कंपेयर कर लेगा, दो मीन्स को कंपेयर कर लेगा, ठीक है। जैसे कि म्यू1 2 को कंपेयर कर लेगा, म्यू1 3 को कर लेगा, कम है ना, आते जाओ, म्यू4 को कर लेगा, फिर म्यू2 3 को कर लेगा, म्यू2 4 को कर लेगा। मसलन इसके जितने भी ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं ना 4 के, वो उन सबके मीन्स को कंपेयर कर लेगा, आपके सामने पी वैल्यू रख देगा, पी वैल्यू अगर होगी तो वो उससे बता देंगे हम कैसे रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा। तो बेसिकली जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो सारे बना देगा, ठीक है। तो ये इसका पोस्ट हॉक एनालिसिस है। अब टू वे एनोवा में क्या होगा? टू वे एनोवा में क्या होगा? बिल्कुल गलत। जब दो वेरिएबल्स को लेना है तो अपन 2 बार एनोवा कर लेंगे। मसलन बच्चों की हाइट लेनी है और वेट लेना है, तो पहले हाइट का कर लिया फिर वेट का कर लिया, तो 2 बार एनोवा कर लिया। क्या जरूरत है टू वे एनोवा की? कंपेयर तो सब में ही कर रहे हैं। टू वे एनोवा में क्या करेंगे, टू वे क्लासिफाइड डेटा यूज करते हैं। टू वे क्लासिफाइड डेटा क्या होता है? टू वे क्लासिफाइड डेटा, टू वे क्लासिफाइड डेटा वो होता है जैसे कोई बच्चा है, वो एमए फर्स्ट सेम का बच्चा है, ठीक है ना, एक उसकी आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी आइडेंटिटी ये भी तो हो गई कि वो इंडियन है। मसलन अगर जैसे हमने 12th क्लास का बच्चा लिया, एमए फर्स्ट सेम बोलने में टाइम लगता है, तो 12th का बच्चा लेंगे, तो 12th का बच्चा अपन ने लिया, तो 12th इंडियन बच्चा प्लस 12th अमेरिकन बच्चा, 12th नेपाली बच्चा, तो अपन ने यहाँ पे डेटा को टू वे क्लासिफिकेशन किया। जैसे कि मसलन 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, 13th होती नहीं है, 10th क्लास ले लो, और उसका नेशनैलिटी से भी कंपेयर किया, ठीक है, मसलन इंडियन, नेपाली, अमेरिकन, ठीक है, और अपन यहां पे हाइट ले रहे हैं। अपन हाइट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11th क्लास में किसी की हाइट 5 फीट होती है, 5.5 फीट होती है, 4.5 फीट होती है। हो सकता है नेपाली बच्चे की थोड़ी कम होती होगी, तो अपन जितनी 10th वाले की होगी वो इधर रख देते हैं, 4.5 होगी, इधर पे 5 रख देते हैं, इधर पे 5.0 ही रख देते हैं, ठीक है, मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से और अमेरिकन की हो सकता है थोड़ी ज्यादा होती हो, तो यहाँ पे डेटा टू वे क्लासिफाइड हो गया ना, मतलब इधर पे 6 फीट मान लेते हैं, तो यहाँ डेटा टू वे क्लासिफाइड हो गया। एक डेटा तो ये है कि उसकी क्लास कौन सी है, और दूसरी चीज उसकी नेशनैलिटी भी अपन ले ली। जब भी डेटा को अपन टू वे क्लासिफाई करेंगे तो टू वे एनोवा यूज होगा। एन फैक्टोरियल एनोवा भी होता है, मतलब उसमें अपन और ज्यादा भी क्लासिफिकेशन ले सकते हैं, पर इसमें अपन एक चीज, दो चीज कंपेयर कर सकते हैं। एक तो तुमने क्लास वाइज हाइट देख ली कि हर साल लगभग आधा फीट हाइट बढ़ जाती है बच्चे की, ठीक है। तुम इसमें ये भी तो कंपेयर कर सकते हो कि क्लास हाइट और नेशनैलिटी का कोई रिलेशन है क्या बच्चे की हाइट में, दोनों का इंटरेक्शन भी तो पढ़ सकते हो, और है, एग्जैक्टली है, क्योंकि आपकी एथनिसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। हो सकता है नेपाली बच्चे की वही 11th क्लास में 5 फीट हाइट होती हो, अमेरिकन की 5.5 फीट होती हो, इंडियन की दोनों के बीच में कहीं होती हो। तो इस दो फैक्टर्स का यूज आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज टू वे एनोवा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सब समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली? थोड़ा स्पीड ज्यादा है क्या? अनीश सर का लेक्चर है उसके लिए, इसलिए स्पीड ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। टू वे एनोवा खत्म हो गया।
कोरिलेशन कब यूज करते हैं? इसमें अपन लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन पढ़ेंगे। क्यों कार्ल पियर्सन पढ़ेंगे? स्पियर्समैन कोरिलेशन भी होता है और एक और होता है टाउ, कुछ कहलाता है, मैं भूल रहा हूँ, केंडल, वो दिखाता है वो ऑप्शन में। कार्ल पियर्सन पढ़ेंगे इसमें। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको आर से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, दो से डिनोट करते हैं, बताएंगे अंतर क्या है। तो कोरिलेशन क्या बताएगा अपन को? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन बताएंगे, अभी सब आएगा, आउटलाइन भर दे रहे हैं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन क्या बताएगा अपन को? एग्जैक्टली दो फैक्टर्स का संबंध बताएगा। जैसे कि लगभग, जैसा कि अपन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सिगरेट कोई एक दिन में कितनी पी रहा है, नंबर ऑफ सिगरेट्स और कैंसर होने का खतरा, लाइक लंग कैंसर होने का, क्या कोरिलेशन है? क्या कोई सही में कोरिलेशन है कि उल्लू भर बना रहे हैं? या टोबैको खाना और कैंसर में क्या कोरिलेशन है? या फिर नंबर ऑफ आवर अपन पढ़ रहे हैं और उसका मार्क्स में क्या कोरिलेशन है? हो सकता है ना कि आप, कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा हो, नंबर उसके 40 ही आ रहे हो, कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा हो, उसके ज्यादा नंबर आ रहे हो। तो क्या इन दो फैक्टर्स में अपन सोचते हैं ना कि यार हमारा बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, तो उसका क्या कोई सही में कोई कोरिलेशन है कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हो और कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो? इन दो चीजों का कोई कोरिलेशन है? ये कौन सा टेस्ट बताता है? कोरिलेशन टेस्ट बताता है। इसमें अपन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन करेंगे। इसकी हाइपोथेसिस कैसी बनेगी? अच्छा, एक सेकंड, टू वे एनोवा की हाइपोथेसिस डिस्कस नहीं की थी ना। इसकी दो हाइपोथेसिस बनती है। पहली हाइपोथेसिस बनती है म्यू ए, नल हाइपोथेसिस बस डिस्कस कर ले, म्यू बी इक्वल्स टू म्यू सी इक्वल्स टू म्यू डी, और दूसरा जो अपना फैक्टर है वो म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू इक्वल्स टू म्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू फोर। मतलब इसमें दो नल हाइपोथेसिस बनेगी, ठीक है ना। और ऑल्टरनेटिव क्या होगी? नॉट इक्वल होगी। अगर हो सकता है कि कोई तीन इक्वल हो, ठीक है ना, मतलब क्लासेस में कोई हाइट नहीं बढ़ती हो या फिर नेशनैलिटी में कोई अंतर नहीं हो सकता, बट एक किसी का अलग हो सकता है, अमेरिकन की ज्यादा, पर बाकी नेशन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो अपन क्या करेंगे? पोस्ट हॉक एनालिसिस इसमें भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पोस्ट हॉक एनालिसिस, यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन की बनेगी हाइपोथेसिस, वो बताता हूं, सब है उसमें, स्लाइड्स में है, तो इसलिए टेंशन मत लो। कोरिलेशन की हाइपोथेसिस बनेगी, नल हाइपोथेसिस बनेगी H नॉट R इक्वल्स टू 0। मसलन R इज अ कोफिशिएंट फैक्टर, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट फैक्टर है ना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट फैक्टर है, वो 0 है, इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। और कार्ल पियर्सन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? 1, 0 से 1 तक। तो नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव क्या बनेगी? एग्जैक्टली यही बनेगी, R इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब दो रिग्रेशन आए। रिग्रेशन क्या करते हैं? अपन ने कोरिलेशन तो जान लिया कि सिगरेट और कैंसर का कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। कोरिलेशन मतलब कोई रिश्ता है इन दो वेरिएबल्स में, आते जाइए, बताता है कि अगर रिश्ता है तो क्या रिश्ता है? दिन में 2 सिगरेट पीते हैं तब कैंसर होता है, कि 3 मिनिमम है, 3 पिएंगे तभी होगा? तो रिश्ता क्या है उस दो चीजों का? क्या रिश्ता है? और हो सकता है ना कि कोई बच्चा जैसे 6 घंटे रोज पढ़ता हो, वो 99 मार्क्स लाता हो, ठीक है ना, अब 7 वाला भी 99 ही लाएगा, तो हो सकता है ना कि एक लिमिट के बाद वो चीज बढ़ना बंद हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज बताता है रिग्रेशन। रिग्रेशन बताता है रिलेशन। अपन ने एक मैथ्स में बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी पढ़ा था ना, राइट। तो यहाँ पे यही सिंपल चीज है, रिग्रेशन यही बताता है, जो y इक्वल्स टू, मसलन कोई x वेरिएबल अगर चेंज होगा तो उसकी क्या रिलेशन है y में? c क्या होता है? कांस्टेंट होता है, y इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं, कि मतलब यहां से स्टार्ट होगा या माइनस से स्टार्ट होगा, तो इसकी अगर माइनस वैल्यू होगी तो नीचे से स्टार्ट होगा, प्लस वैल्यू होगी तो ऊपर से स्टार्ट होगी। मसलन प्लस वैल्यू मान लेते हैं अपन, एक एरर और ऐड हो जाता है इसमें, क्योंकि अपन रिसर्च कर रहे हैं तो एरर होगा ही होगा। m क्या होता है? स्लोप होता है, ये लाइन का स्लोप बताता है। हो सकता है ना ये लाइन ऐसी हो सकता है ये लाइन ऐसी हो सकता है ऐसी लाइन हो, तो ये स्लोप बताता है। मतलब ये रिलेशन ये बता रहा है कि x की अगर स्लोप ज्यादा होगा तो y की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, ये ज्यादा स्लोप वाली लाइन है, ठीक है। ये उससे कम स्लोप वाली लाइन है और ये सबसे कम स्लोप वाली। स्लोप मतलब जानते हो ना, ढलान बनना, ढलान को कहते हैं। तो बेसिकली ये कम स्लोप है, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू कम बढ़ेगी। देखो ना, x की वैल्यू इतनी बढ़ गई, y की वैल्यू सिर्फ इतनी बढ़ी। बट अगर स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी और y की वैल्यू कितनी सारी बढ़ गई, ठीक है ना। तो बेसिकली रिग्रेशन क्या बताता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन रिलेशन बताता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, ये बता देगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज नहीं होता, इसका काम है डिराइविंग एस्टीमेट। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो इंपॉर्टेंट काम है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये सब चीजें क्या यूज हो रही है?
हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं ये लोग सारी चीजें। यहां पे अपन हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पे अपन ने रिलेशन ड्रॉ कर लिया। अब अपन क्या करेंगे कि कोई वैल्यू बताएंगे, जैसे अपन को पता है कि 3 सिगरेट में इतना कैंसर कोई चीज होती है, या फिर 6 घंटे पढ़ने में आपके 4 नंबर बढ़ जाते हैं, ये पता है हमें। तो 10 घंटे पढ़ेंगे तो कितने नंबर बढ़ जाएंगे, ये चीज अब या तो बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा आपको बिठा के कि 10 घंटे बैठो कितने नंबर आ रहे हैं। तो अपन जो चीज पॉसिबल नहीं उससे अपन फिर इस एस्टिमेट को डिराइव करेंगे, इस एस्टिमेट को ड्राइव करेंगे कि क्या वैल्यू आती है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन करता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कुछ नहीं है, अगर एक एक्स है तो सिंपल यूज करेंगे, एक से ज्यादा है तो 2। हो सकता है ना कि कोई चीज पे मल्टीपल चीजों का इफेक्ट हो, तो m1 x1 प्लस m2 x2, आपको इतनी मैथमेटिक्स भर में पूरा हो जाएगा आपका काम, पूरी रिसर्च आ जाएगी जितनी डेटा एनालिसिस है, बस इतने से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। c प्लस एरर, एरर ये y कोफिशिएंट है। जैसे कि अगर अपन ने पेड़ है, पेड़ में अपन उसको कितने घंटे धूप में रखते हैं और कितना पानी डालते हैं, उससे उसकी ग्रोथ का रिलेशन आता है। मतलब उसमें अपन ने कितना धूप में रखा, सनलाइट, ठीक है ना, और वाटर, कितना अपन ने पानी दिया। इन दो चीज का इफेक्ट हो सकता है ना कि उसकी हाइट पे इफेक्ट हो प्लांट की, या आपके पढ़ने पे दो चीजों का इफेक्ट हो, आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का इंपैक्ट हो, या फिर आपके सुविधाओं का इफेक्ट हो। क्योंकि हो सकता है आपके पास मोबाइल हो, किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो, वो 6 घंटे पढ़ रहा है बट उसके पास मोबाइल ही नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जैसे अच्छी क्लासेस नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, तो उन दो चीजों का इफेक्ट पड़ेगा ना उसके मार्क्स पे। एक तो उसके पास अच्छी कोचिंग है, और दूसरी उसके पास नंबर ऑफ आवर्स भी वो ज्यादा पढ़ रहा है, तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स का जहां पे अपन लेते हैं, या फिर दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कितने भी, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को बेसिक आउटलाइन पता चल गई कि 6th लेक्चर आते आते हमें ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए। अगर नहीं सीख पाए तो फिर फेल है, मेरी क्लास का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 6 चीजें आपसे बनने लगी तो बढ़िया, तो अपन ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो अपन को पढ़ना क्या है ये अपन ने क्लियर कर लिया, पढ़ना क्यों है वो अब यहां से स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको क्यों बता दिया जाए तो कैसे आपको आ जाता है। अगर आपको ये पता है कि आपको आईएएस क्यों बनना है तो कैसे बनना है वो आप बन लोगे। रात को भी कोई, जैसे हो सकता है कि टाइम ना हो, दिन में नौकरी करता हो, बट उसे पता है कि उसे आईएएस क्यों बनना है, तो वो रात को पढ़ लेगा, नींद अपनी कम कर लेगा, 3 घंटे सोएगा, बट निकाल लेगा एग्जाम। तो बेसिकली पढ़ना क्यों है। भारत में पिछली सदी के सबसे महान व्यक्तित्व बाबा साहेब ने इसका आंसर दिया हुआ है कि बेसिकली हम लोगों का एम क्या है, लाइफ में अपन को करना क्या, अचीव क्या करना है। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मसलन अपन को अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, निरंतर बढ़ाते रहना। रिसर्च क्या है, ज्ञान को ही तो बढ़ाती है। जो चीज, अगर अपन भारत का इंसानी इतिहास देखें तो 2 लाख साल का है। ह्यूमंस, होमोसेपियंस सेपियंस जो अपनी स्पीशी है, प्रजाति है, वो पहली बार अर्थ पे 2 लाख साल पहले आई थी, और वहां से अपन 70,000 साल पहले सोचना इंसान ने शुरू कर दिया। जो इंसान कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं उसको, उससे पहले इंसान सोच नहीं सकता था, वो जैसे जानवर होते हैं ना बाकी, उन्हीं की तरह साइन लैंग्वेज में बात करता था। जब 70,000 साल पहले इंसान ने सोचना स्टार्ट कर दिया, तब से रिसर्च होना स्टार्ट हो गई। बेसिकली वो नए नए इन्वेंशन करने लगा। जैसे 70,000 साल के बाद ही आपकी फायर डिस्कवर हुई, आंख कैसे होती है, या फिर व्हील डिस्कवर हुए। ये सोचने के बाद फिर उसने कई तरह के झूठ भी बनाना सीख गया, ग्रुप साइज बढ़ गई। जो समूह था उसका पहले छोटा सा समूह होता था, आज देखो पूरा ग्लोबल विलेज कहते हैं ना, पूरा दुनिया एक हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि मेन एम क्या है इंसान का, हमेशा ग्रोथ करते रहना, हमेशा माइंड को ग्रो करते रहना। मसलन ये कितनी बड़ी बात कही गई है, अपन लोग कितनी सरलता से पढ़ लेते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड। हाँ यार, सोचने का ही मतलब होगा, सोचने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मानव सभ्यता का विकास तभी होगा जब अपन निरंतर जो अपने पास हो उससे अपन आगे बढ़ते रहें। हो सकता है आज अपने पास कंप्यूटर हो, बट इससे अच्छी कोई इन्वेंशन हो सकती हो, और वो कौन पॉसिबल करा सकता है, रिसर्च पॉसिबल करा सकती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले रखा है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप जिनके आंसर मेरे को जानना है। आपने कभी ये चीज सोची कि स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर में सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों होता है? किसी ने सोचा? क्योंकि लगभग पढ़ाते तो दोनों ही है, क्लास हम भी ले रहे हैं, वो भी ले रहा है,
मतलब मैं परमानेंट की बात कर रहा हूँ, हम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। परमानेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ, हम लोग तो गरीब ही है। परमानेंट टीचर्स को लगभग 2.5 गुनी सैलरी ज्यादा मिलती है, दोनों परमानेंट की कंपेयर करो तो। टेम्परेरी और परमानेंट में इतना अंतर, सॉरी, स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर में अंतर क्यों है? उसका कारण है कि जो स्कूल टीचर्स हैं उनके पास सिर्फ टीचिंग का काम है। कॉलेज टीचर से यूजीसी 2 काम एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करती है कि 2 चीज आपको और आनी चाहिए। पहली चीज है रिसर्च और दूसरी चीज है एक्सटेंशन। मसलन यूजीसी कहती है कि 3 काम आपको आने चाहिए परमानेंट टीचर को, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। ठीक है, टीचिंग तो ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल क्लास में पढ़ाते हैं एमए बीए को। रिसर्च जो अभी हमने बताया, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान जो लिखा हुआ है वो भर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नया ज्ञान भी सृजित कर रहे हैं। हो सकता है जो मेरी थीसिस है जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके कुछ निष्कर्ष निकलेंगे जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। अभी मैं बताऊंगा कि एक रिसर्च बहुत प्यारी सी है अगली वाली स्लाइड में। ठीक है, और तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं आ सकते हो, ज्ञान उन तक ले जाना है अपन को। वो भी हम लोगों का ही काम है कि आप सोशल कैंप्स लगाओ, सोशल अवेयरनेस करो। जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी आपकी यूनिवर्सिटी, हो सकता है ना कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई एक्सेसिबल नहीं है, तो ज्ञान को उन तक पहुंचाना, यूजीसी इस चीज को कहती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई यूएस एंड इजराइल आर सो पावरफुल। अपन देखते हैं ना अमेरिका और इजराइल बहुत पावरफुल देश हैं, इसका कोई कारण होगा? ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमंस को रिसोर्स मानते हैं, तो जो पॉपुलेशन है उनकी, वो उनके माइंड पर वर्क करते हैं। जैसे पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा रिसर्च इंडिया में नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? रिसर्च तुमने सही बोल दी है। बेसिकली वो लोग रिसर्च पे इंपॉर्टेंस देते हैं। यूएस की रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके पास सबसे ज्यादा मॉडर्न हथियार हैं, उनकी इकोनॉमी सबसे पावरफुल है। सेम फॉर इजराइल। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, 70 लाख आबादी है, शायद 2-3 जिले छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना को जोड़ लेंगे, इतनी आबादी है, और वो इतने पावरफुल हैं। ठीक है ना, पावरफुल मतलब 6-6 देशों को उन्होंने, योम किप्पूर वॉर और कई 6 डेज वॉर, कई सारी वॉर हुई, उन्होंने हराया। उसका रीजन सिर्फ रिसर्च है। तो रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, ये इस एग्जाम्पल से पता चलता है। इंडिया में अभी तक अपन पहले बहुत हाई थे रिसर्च में, बिफोर जो इन्वेजन आए, मेडिवल इंडिया में जो इन्वेजन आए ना मोहम्मद गौरी, और फिर उसके बाद से जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नालंदा को जलाया था, 13 दिन तक लाइब्रेरी जली थी या 2 महीने तक जली थी। तो बेसिकली अपन नॉलेज में पहले तो थे, बट फिर उसके बाद से अपन ने रिसर्च को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया इंडिया में अप टिल नाउ। ठीक है ना, तो उसका रीजन यही है कि इसलिए यूएस इजराइल पावरफुल है और अभी इंडिया वीक है। तो अपना मेन एम क्या होना चाहिए? इसलिए आप देखोगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसने जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम लोग पीएचडी में पढ़ रहे हैं और एमए में भी पेपर है बट सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बीए में ऐड कर दिया है। जो 4th ईयर है ना, जो बच्चे अब तुम जाओगे जैसे 4th ईयर में, तो ऑनर्स विद रिसर्च अगर 75% आएगी 3 साल में, तो तुम्हें अलाउड होगा कि तुम 4th ईयर में चले जाओ। 4th ईयर में उन्होंने एक रिसर्च माइनर जो पेपर होगा वो हट जाएगा, उसी जगह रिसर्च मेथोडोलॉजी को ऐड कर दिया। मतलब इतना इंपॉर्टेंस है कि बीए में उसको रख दिया है कि बच्चे बीए से ही रिसर्च स्टार्ट कर दें, तभी इंडिया को महाशक्ति बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिसर्च का एक और इंपॉर्टेंस है, अगर मैं जिस दिन स्लाइड बना रहा था उस दिन का ही पेपर कटिंग लिया हुआ है, भास्कर में टाइम मैगजीन से कुछ उनका कोलैबोरेशन है, तो आए दिन कुछ ना कुछ रिसर्च आती रहती है। तो अगर जब मेरी लास्ट क्लास होगी उसके बाद आप भी इसी तरीके से सोचने लगोगे, जैसे कि 8 दिसंबर 2023 की कटिंग है ये, छतरपुर भास्कर की। सर्दियों की छुट्टियों में ज्यादा आत्महत्याओं का दावा नए शोध में गलत साबित हुआ। बेसिकली जैसे अब ये कितना इजी है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी रिसर्च है, तो बच्चों वाली रिसर्च है कि आपको क्या करना है, आत्महत्या का डेटा कहां से मिल जाएगा आपको? पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा कि कितने लोगों ने आत्महत्या की। साल भर का डेटा करो, जो हम सिखाएंगे एसपीएसएस आर लैंग्वेज में, उसमें डेटा डाल देना, और कौन सा करना है आपको, टेस्ट कौन सा करना पड़ेगा वहां लिखा भी है शायद, 1 वे एनोवा करोगे, वो जो भी बताया था, है ना, और पोस्ट हॉक एनालिसिस कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिसंबर और नवंबर में क्या बराबर सुसाइड होते हैं, अक्टूबर दिसंबर में बराबर सुसाइड होते हैं, या फिर किस महीने में ज्यादा होते हैं, किस महीने में कम होते हैं, मीन्स भी निकल आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल 1 वे एनोवा पे रन करना और पोस्ट हॉक टेस्ट करना है। तो ये कितना इजी आपके लिए है। छतरपुर में आप ये सेम रिसर्च छतरपुर में कर सकते हो, सिर्फ इतनी नॉलेज के साथ कि आर लैंग्वेज और एसपीएसएस या एक्सेल में कैसे किया जाता है, इतनी सी नॉलेज के साथ। दूसरी वाली पढ़िए, दंपत्ति के में किसी को भी हाई बीपी तो दूसरे को भी होने की आशंका। भारत में 19% है, चीन में 26% है। तो इसमें बताइए कौन सी एनालिसिस करिए, वो भी वहीं लिखी, कोरिलेशन एनालिसिस की है। बेसिकली अपन ने क्या किया, कितना इजी है, अपन ने देखा कि कितने मेल को हाई बीपी है, कितने फीमेल को, जो उनकी वाइफ है उनको कितने लोगों को हाई बीपी है, और अपन ने कोरिलेशन वर्क कर दिया। तो इंडिया में कितना कोरिलेशन निकला,
19% निकला। 0 से 1 बताई थी ना कार्ल पियर्सन की वैल्यू, तो मतलब कितनी निकली होगी? 0.19 निकली होगी। सेम अपन ने चाइना में रन कर दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च है क्या? पेपर में आती है रोज, आप दैनिक भास्कर में देखना, आए दिन आएगी एक टाइम मैगजीन से। तो जब आप ये लास्ट मेरी 6th क्लास होगी, आप ये सब चीजें समझने लगोगे कि ये कैसे की गई है, और ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है बताइए कोई? जो साइंटिफिक मेथड है ना, अपन जो सोशियोलॉजी वाले वो जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने साइंस का यूज किया था, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था ना पॉजिटिविज्म जिसको कहते हैं, प्रकार्यवादी कहते हैं, प्रत्यक्षवाद। तो बेसिकली सेम चीज है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, डेटा एनालाइजेशन एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा। किसी भी डेटा को अपन को कैसे कलेक्ट करना है, इसका एक साइंटिफिक विधि है। जैसे अपन एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी करा कि अपन ने निकाला और देख लिया कोरिलेशन है क्या, अपन एक टी टेस्ट लगाया, अपन ने सब चीज करा। इसका साइंटिफिक विधि को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अपन कोई चीज बात कह रहे हैं, नहीं तो वो तो पान के गल्ले पे लोग बात करते हैं कि मोदी आएगा कि राहुल गांधी आएगा, बट अपन ने 300 लोगों का सर्वे किया और उसको डेटा बैंक्ड बताया, तो अपनी बात का वजन होगा, मान्य होगी ना। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन को साइंटिफिक मेथड से डेटा को कलेक्ट करना और उसका आधार भी रखना है कि सर्वे में ये निकला है निष्कर्ष। हमने 600 लोगों का एग्जिट पोल कराया था और उसमें मोदी के ज्यादा आ रहे हैं वोट, तो बेसिकली ये मतलब, इसलिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होंगी उसमें स्टैटिस्टिक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अपन को स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है? अपन को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उसमें अपन डेटा डालें कैसे। ठीक है ना, कौन सा डेटा अपन, जैसे अपन को कोई हाइपोथेसिस अगर चेक करनी है तो किस प्रकार का, जैसे अपन को हाइट चेक करनी है तो अपन को 1 सैंपल टी टेस्ट चाहिए, तो किस प्रकार का अपन को डेटा कलेक्ट करना है। अगर अपन को कोरिलेशन करनी है तो वाइफ और हस्बैंड का कलेक्ट करना है, तो उस इसलिए जानना जरूरी है स्टैटिस्टिक्स को। और दूसरी चीज है, जब अपन फाइनल टी टेस्ट रन करेंगे तो एक पी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कोई चीज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये पी वैल्यू बताती है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स आना जरूरी है। एफ टेबल भी होती है और बाकी चीजें भी होती है, टी क्रिटिकल सर ने बताया था, टी टेस्ट, वो सब होती है, बट वो अपन सब इग्नोर कर देंगे। इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि अपन सोशल साइंस के स्टूडेंट है, अपन फालतू ही इतना दिमाग खर्च नहीं करेंगे इन चीजों पे, अपन रिसर्च पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली इसलिए स्टैटिस्टिक्स जानना जरूरी है। क्या नहीं जानना है स्टैटिस्टिक्स में? जितने भी मैथमेटिकल चीज है कि टी टेस्ट कैसे करते हैं, एनोवा टेस्ट कैसे करते हैं, ये डेटा उसको वेरिएंस को उससे माइनस करो, मीन को इससे प्लस करो, म्यू1 म्यू माइनस म्यू2, जितने भी अपन ने वो देखे थे ना बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो कुछ नहीं जानना है, कोई जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपन अगर जानना ही था तो फिर अपन मैथमेटिशियन बन जाते, स्टैटिस्टिशियन बन जाते। जब अपन को छोड़ के आए हैं तो इसका मतलब है ना कि अपन किसी और चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, अपन मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज नहीं है। तो बेसिकली वो काम कौन करेगा अपने लिए? नीचे लिखा है एसपीएसएस और आर करेगा, इंग्लिश वाले भी नहीं पढ़ पा रहे, वो काम अपना एसपीएसएस और आर करेगा। जब कंप्यूटर वो काम कर रहा है तो उसमें माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। जब कैलकुलेटर आ ही गया तो 2 into 3 करने की क्या जरूरत है कि 6 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना तो पता ही होना चाहिए यार। वी आर रिसर्चर्स एंड नॉट स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहां से अब स्लाइड स्टार्ट हुई, अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अपन को जो जानना जरूरी है, लाइक नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेटिव क्या होती है, इंडिपेंडेंट, हालांकि मैंने काफी आइडिया दे दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इसी तरीके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अपन को टेस्ट में जरूरी है, चाहे अपन एसपीएसएस आर पे ही डेटा क्यों ना डालें, तो उनको बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इससे ये मेरे को पता चलता है कि आप लोग पढ़ भी नहीं पाते बाकी चीज। स्टैटिस्टिक्स के 2 पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, मजाक करना मेरी आदत है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक को बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का जो पूरी पॉपुलेशन को एक नंबर में डिस्क्राइब कर देता है। जैसे कि अगर मैं आप सबकी हाइट निकाल दूं और मीन एवरेज आ गया 5 फुट, तो मैं ये बता सकता हूं ना कि जो एड ऑन क्लास है इसमें हाइट बच्चों की 5 फीट है, तो एक वैल्यू आ गई ना हमारे पास जो सब बच्चों को डिस्क्राइब कर रही है, एवरेज हाइट। ठीक है ना, तो ये वो किस में आएगा? सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी वो सारी चीजें जो मिडिल वैल्यू बता देती है। उसके 3 तरीके हैं, मीन, मीडियन, मोड, अगले स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या बताता है? पॉपुलेशन का फैलाव बताता है। कहीं भी आप ये 3 चीज पढ़ें तो इसको एक ही जैसा माने। एक तो है डिस्पर्जन, एज अ सोशल साइंटिस्ट एक ही माने।
सेकंड है डेविएशन, और थर्ड है वेरिएंस। एक फॉर्मूला होता है कि वेरिएंस की स्पेलिंग गलत हो गई। वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर ये जानना हो तो जान लो, वैसे इसका कोई यूज नहीं है, अपने लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो जब भी अपन पढ़ो तो ये तीनों चीजें क्या बताती है? डेविएशन, डिस्पर्जन और वेरिएंस। ये अपन को जो अपना वैल्यू है उसका फैलाव बताती है। हो सकता है ना कि इस क्लास में सभी बच्चों की 5 फीट हाइट हो और हम मीन निकालें तो 5 ही आए, और दूसरी बगल वाली क्लास में हाइट 4 फुट से 6 फुट तक हो और उसका भी मीन 5 ही आए। तो क्या सेंट्रल टेंडेंसी सब कुछ बताने के लिए अपन को पर्याप्त है? नहीं है, क्योंकि अपन उसका फैलाव कौन बता रहा है? फैलाव नहीं बता रहा ना, तो वो चीज कौन बताएगा? डिस्पर्जन। अगर किसी पॉपुलेशन में डिस्पर्जन ज्यादा है तो उसका फैलाव ज्यादा है। अपन को पता है, दो वैल्यू हमें आप बता दोगे कि आपका मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो हम ये बता देंगे कि पॉपुलेशन में इसमें बहुत ज्यादा फैलाव है। जैसे अपन इधर आते हैं, इन दो पॉपुलेशन का मीन एक ही है, देखो ना, इन दोनों का पॉपुलेशन का मीन 100 आ रहा है, बट एक पॉपुलेशन का फैलाव है, मतलब एक हाइट मान लो आपकी फैलाव है और एक की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये अपन को अंतर, दो चीज अपन को दो वैल्यू लगती है। इसलिए आप देखना जितने भी टेस्ट, जितने भी मैंने रन किए ना, अगर टी टेस्ट में लेंगे तो म्यू लिया है, मीन लिया है, ठीक है ना, या एनोवा लिया तो वेरिएंस लिया। वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली ये फैलाव को बताता। अगर आपको याद होगा, रक्षा मैडम ने जब हाइट ली थी तो उन्होंने दो चीज बताई थी, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस। और जब उन्होंने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस लिया तो 99% वैल्यू कवर हो गई थी। आगे बताऊंगा, वो भी है स्लाइड में, ठीक है, पीछे आते हैं। तो ये अपने हो गए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? हाँ, वो मैं समझ गया कि तुम्हें हिंदी पढ़नी आती पर इंग्लिश नहीं आती। नीचे लिखा हुआ है टेस्टिंग हाइपोथेसिस और डिराइविंग एस्टिमेट्स। इससे मेरे को एक चीज पता चली। हाँ, बेसिकली जैसे अपन हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे थे ना, जो मैंने अभी बताया था शुरू में, वो क्या था? जो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे थे वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब अपन किसी निष्कर्ष में पहुंचे ना कि हो सकता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, हो सकता है कि आप दोनों क्लास की मीन एक ही है, या अमीर बच्चे गरीब बच्चों के मोटापे का कोई है अंतर की नहीं है, ये अपन निष्कर्ष ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो ये किस में पार्ट में आएगा? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएगा। तो इसमें क्या आएगा? एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो अपन ने सारे टेस्ट लिए थे, टी टेस्ट से लेके रिग्रेशन तक लिखे थे। यहाँ पे रिग्रेशन नहीं, सॉरी, रिग्रेशन के पहले तक लिखे थे। और जो डिराइविंग एस्टिमेट है, मतलब अपन एस्टिमेट ड्राइव कर रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ता है और उसके सब सुविधाएं हैं, तो इतने नंबर आने चाहिए उसके, तो अपन एस्टिमेट ड्राइव कर सकते हैं। तो कौन सा एनालिसिस यूज करेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे। ठीक है, 10 मिनट और है। मीन मीडियन मोड थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते, क्योंकि कुछ बच्चे एमए वाले। तो जैसे कि अगर कोई वैल्यू है लिख सकते हैं, अरे वो मैं यूज करूंगा बट वो ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिखेगा। हाँ, मैंने वो चीज देखी ना, इसलिए तो जानबूझ के करना पड़ रहा है, वो डिस्प्ले नहीं करता। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7, इसका मीन क्या आएगा? कोई बता सकता है? इतनी मैथ्स चाहिए जितनी मैं बता रहा हूं बस क्लास में, ये बच्चों वाली मैथ्स है 8th क्लास की। इसका क्या आएगा मीन? एग्जैक्टली, इसका मीन 4 आएगा। मीन में क्या करते हैं? इस सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 7 देंगे। 7 वैल्यूज हैं तो वैसे बीच की वैल्यू आती है, क्योंकि 1 से स्टार्टेड है। एग्जैक्टली, इसका मीन आएगा 7 आएगा इसका मीन। इसका मीडियन क्या आएगा? 4 ही आएगा। एग्जैक्टली मैम आप चीटिंग करा रही हो, आप आउट ऑफ, आपको पहले सब पता है, बच्चों को बताने दो। तो इसमें क्या करते हैं? मीडियन अपन क्या करते हैं? हर चीज को एक सीक्वेंस में कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में। और जो बीचवा नंबर होता है, जैसे कि ये 7 वैल्यूज है, तो चौथा नंबर जो भी हो सकता है, या 400 आए, तो वो ले लेंगे। बेसिकली मीडियन क्या करता है? इज अ पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल मतलब जो बीच वाली वैल्यू का एवरेज है मीडियन। और मीन क्या है? वो अरिथमेटिक एवरेज, मतलब प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है। मोड क्या होता है? इसका मोड क्या होगा? मोड क्या होगा? मोड भी 4 ही होगा। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है मोड निकालने का, मेरे को याद नहीं, 2 मीन माइनस मीडियन। हालांकि इसमें कोई मोड नहीं होगा, क्योंकि मोड क्या बताता है? जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा बार आई है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 बार 4 होता तो इसका मोड भी 4 हो जाता। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मेरे को आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, इसलिए मीन मीडियन मोड जरूरी है। फिर अपन उसके बाद बताएंगे पैरामीट्रिक टेस्ट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना सा हो गया।
अगर हाँ, एक चीज देखो आप, अगर मीन मीडियन मोड इक्वल है तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, बेल कर्व कहलाता है। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बेल कर्व भी कहते हैं। अगर मोड ज्यादा है, क्योंकि कोई वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, मोड मतलब क्या है? कोई वैल्यू ज्यादा आ रही है, बट मिडिल वैल्यू क्या आ रही है? आगे है, तो ये इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्कूड, पॉजिटिवली स्कूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसको एक चीज और कहते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो वेरिएंस का कर्व होता है। इसलिए एनोवा टेस्ट को एफ टेस्ट भी कहते हैं, जो मैम ने पढ़ाया था, किसी ने ध्यान से सुना होगा तो। इसको नेगेटिवली कहेंगे, अगर मोड की वैल्यू ज्यादा होगी तो कर्व इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, मीन की वैल्यू तो बीच में ही रहेगी। तो अपन को जो टेस्ट ये रन करने हैं ना, जितने भी, ये रन का किस पे होते हैं? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे रन करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अपने पैरामेट्रिक टेस्ट रन नहीं करेंगे, तो अपन को क्या करने पड़ेंगे? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, जो वो अभी नहीं पढ़ाएंगे अपने सिलेबस में, इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। डिस्पर्जन फैलाव बताता है कि पूरा अगर हाइट में क्या डिफरेंस हो सकता है, एक ही एवरेज हो, अलग अलग हो, ठीक है। डेविएशन डिस्पर्जन एक ही चीज है, वेरिएंस एक ही चीज है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि इसका भी मीन क्या होगा? 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, बट डिस्पर्जन अलग अलग है। इसमें ज्यादा डिस्पर्जन है डेटा का, 1 से 9 तक की रेंज है, और इसमें एक ही है, 5 ही भर वैल्यू है, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 50-10। अपन को ये पता चल रहा है इसमें कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इतना जानना बहुत है, इससे ज्यादा जाननी ही नहीं है मैथ्स, ठीक है। एक थ्योरम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर 30 से ज्यादा डेटा साइज हो जाए, हो सकता है कि अपना पॉपुलेशन जो है ना वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है कि जो अपना कर्व हो, मीन वैल्यू ये है, हो सकता है अपना ग्राफ ये हो, या गॉसियन हो, या एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी भी डिटेल में कोई जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए। पर अगर 30 से ज्यादा अगर अपन इसका रैंडम सैंपल लेते हैं, ये अपने पॉपुलेशन का ग्राफ है, पॉपुलेशन मतलब पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का वेट का ग्राफ लिया, तो वो मीन, इसको यहां चिपकाना नहीं था कि कोई ऑनलाइन में कहेगा इकोनॉमिक्स वाला की टेक्निकली गलत है ये, ठीक है। इसको इधर लेते हैं, क्योंकि जीरो वेट कैसे होगा किसी का, या माइनस में वेट कैसे होगा, तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए स्पेशली, सोशियोलॉजी वाला कोई नहीं कहेगा। हो सकता है अपना मीन यहाँ पे आए, बट पॉपुलेशन क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड है। बट अगर अपन सेंट्रल लिमिट, ये पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया का वेट लिया अपन ने, पूरे इंडिया का वेट निकाला, बट अगर अपन सैंपल का निकालेंगे, अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि अगर 30 से ऊपर का अगर आप सैंपल साइज रैंडमली ले लेते हो, तो हमेशा कौन सा वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसका मीन बीच में ही होगा, मतलब ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और अगर ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो अपन कौन सा टेस्ट रन कर सकते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट, जो मैंने बताया सारे, वन वे एनोवा। और यही पावरफुल टेस्ट है, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो पावरफुल टेस्ट नहीं है, बट उनका भी कुछ फायदा है, वो मैं बताता हूं क्यों, क्या फायदा है। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के 5-6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें सिमेट्री होगी, मसलन पॉपुलेशन, आप कोई फोटो ले रहा है, ले लो जल्दी से। इसमें जो पॉपुलेशन है वो आधी आधी बटी हुई है, मतलब बिल्कुल मीन के दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। सेकेंड चीज क्या है? बेल शेप, इसको बेल शेप कर्व कहते हैं, घंटी जैसा। बेल मतलब होता है घंटी, घंटी रखते हैं ना तो ऐसी दिखती है ना घंटी, घंटी शेप का कर्व है। थर्ड क्या है? मीन क्या होगा? मिडिल में होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा मीन, ठीक है। फोर्थ क्या? यूनी मॉडल, इसमें एक ही पीक है, इस डेटा में एक पीक है, एक वो बीच में पीक है, 2 पीक भी नहीं है। और पांचवा और आखिरी, मीन मीडियन मोड इक्वल होगा। वो तो पता ही है ना अपन को कि अगर सेंट्रली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो मीन मीडियन मोड तीनों सेम होंगे, तभी ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। आप ये नीचे जो म्यू देख रहे हो ना, ये सिग्मा देख रहे हो ना, अपन स्टैंडर्ड डेविएशन को ये वेरिएंस इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस, और अगर जब अपन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते हैं तो 99% ऑफ डेटा कम्स अंडर दिस ग्राफ, मतलब अपने सैंपल साइज में आ जाता है। इसलिए वो भी आगे डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू में करते हैं, ठीक है। स्केल 5 मिनट भर है। स्केल 4 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉमिनल, नॉमिनल मतलब होता है नाम से आया, नॉमिनल। सेकंड होता है ऑर्डिनल, थर्ड होता है रेशियो इंटरवल, और फोर्थ होता है रेशियो। नॉमिनल वो वाला स्केल है जैसे कि अपन देखते हैं ना कि जैसे कुछ चीज अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे अपन आई कलर का सर्वे कर रहे हैं, तो सब आई कलर हो सकता है कि तुम्हारी ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रे है, तो आप किसी को ऊपर नीचे रख सकते हो क्या?
कि ब्लू आई ग्रे आई से ऊपर है या ब्लैक आई ब्राउन आई के नीचे। इस वाले स्केल में अपन ऊपर नीचे नहीं कर सकते किसी चीज को। बट जो ऑर्डिनल है यहाँ पे डायरेक्शन होगा। ऑर्डिनल शब्द डायरेक्शन से ही आया, नॉमिनल मतलब नाम, नॉमिनल का इंग्लिश में अर्थ है नाम, ऑर्डिनल मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन किस में अपन ले सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कोई कहे मैं बहुत खुश हूं, कोई कहे खुश हूं, कोई कहता हूं ठीक लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अब आप यहाँ डायरेक्शन रख सकते हो, बट आपको ये जीरो वैल्यू किसी को नहीं दे सकते हो कि जीरो, हो सकता है बहुत गुस्सा ज्यादा वैल्यू होती हो या बहुत खुश कम हो, वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करेगा। बट इसमें ऑर्डर तो आ जाएगा, आप एक ऑर्डर में तो रख पाओगे, बट कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की। मतलब वैल्यू इन दैट सेंस कि ज्यादा गुस्सा खराब होता है या ज्यादा नंबर होता है, या ज्यादा खुश का ज्यादा नंबर होता है। मतलब इसको आप कोई स्केल नहीं बना सकते बेसिकली, बट आप डायरेक्शन दे सकते हो, उसको ऑर्डिनल कहते हैं। इंटरवल वो है जहां पे आप एक स्केल तो बन गया है बट एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। जैसे अपन इसमें एक चीज है, अगर कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी साइंस वाला बैठा होगा तो वो कहेगा कि सर केल्विन में तो एब्सोल्यूट जीरो होता है। हाँ, केल्विन स्केल रेशियो में चला जाएगा। तो इसमें इंटरवल में क्या होगा, मसलन अगर कोई कह देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो, तो मैं कहूंगा नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। -1 भी तो होता है, -273 तक भी होता है इवन, ये एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। ये केल्विन में 0 केल्विन होता है, जिसको पता है उसके लिए बता रहा हूं। बट इसलिए जो टेम्परेचर स्केल आएगा वो किसमें आएगा, इंटरवल तो है। यहाँ पे आप देखोगे कि 1 और 0 में कितना डिफरेंस है, और 0 और 1 डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप जैसे बहुत गुस्सा और कम गुस्सा में नहीं रख सकते, बट इसमें आप एक डिस्टेंस, मतलब जितना 1 से 2 डिग्री में डिफरेंस है उतना ही 0 से -2 में भी है। या फिर आप कोई टेढ़ा मेढ़ा भी लिख सकते हो, जितना 98 और 100 के बीच में डिफरेंस है उतना ही 1 से 2 के बीच में है। ठीक है ना, तो ये वाले स्केल्स कहाँ में आएंगे, इंटरवल स्केल्स आएंगे। और रेशियो मतलब जिसमें एब्सोल्यूट होता है, जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो। जैसे हाइट है, हाइट में एब्सोल्यूट जीरो होता है, वेट में एब्सोल्यूट जीरो होता है। जीरो मतलब कोई जीरो मतलब उस किसी की कोई हाइट नहीं, मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता, वो डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। तो मतलब होता है ना कि कोई 1 फीट का हो गया, 2 फीट। अब आप यहाँ पे रेशियो में रख सकते हो, कोई भी चीज रेशियो में रख सकते हो। तो जो अपने पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो सिर्फ इन दो स्केल्स पे रन करते हैं। कौन कौन से, रेशियो और इंटरवल पे। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, उनकी यही खासियत है कि अगर नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा हो तो उस पर भी रन कर लेंगे। इसलिए इस आपने अगर कोरिलेशन में जो कार्ल पियर्सन है वो तो इन पे करेगा क्योंकि वो कोफिशिएंट है। बट जो स्पियर्समैन कोरिलेशन फैक्टर अगर किसी ने सुना हो, स्पियर्समैन कोरिलेशन, सॉरी स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, रैंक डेटा कहाँ आएगा, ऑर्डिनल में आएगा। रैंक दे सकते हो ना आप, इसलिए वो फिर वो यहां आ जाएगा, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अच्छे नहीं होते क्योंकि उनका जो वेटेज है वो तो कम है, बट उनकी खासियत ये है कि वो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में भी रन कर जाते हैं। और जो हम अपन लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंटरवल और रेशियो स्केल होना जरूरी है। हाइट वेट ले सकते हैं हम, ये नहीं ले सकते कि आई कलर को हम एनोवा टेस्ट लगा दें, हम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, जो नाम दिया हुआ है। पैरामेट्रिक टेस्ट पावरफुल टेस्ट होते हैं और ये डेटा बैक्ड होते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है स्टूडेंट टी टेस्ट, एनोवा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। और जो नॉन पैरामेट्रिक है उसमें मैन व्हिटनी यू टेस्ट, ये इक्विवेलेंट भी है, मतलब अगली स्लाइड में आ जाएगा। जैसे कि जो अपन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करते हैं उसका इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट। और रक्षा मैम से मेरी कल ही बात हुई है तो उसको शेड्यूल करा दिया है, तो काई स्क्वायर टेस्ट वो पढ़ाएंगे। ठीक है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट क्या है, मैक नेमार टेस्ट। ठीक है, इसके सबके हुए दिए हुए हैं यहाँ पे, हट सकता नहीं हट सकता। या मैन व्हिटनी यू टेस्ट है या विल्कॉक्सन एच टेस्ट है। ठीक है ना, अच्छा हाँ हो जाएगा, पास से दिखता नहीं है एप्स में। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने बता दी। वो यही है कि अपन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स में भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का भी मैंने डिफरेंस बता दिया है। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं मानती, मीन डिफरेंस 0 मानती, रिलेशन नहीं, ये नहीं कह सकते कि ठीक है 1 बज गए अपने, तो क्लास अपन ओवर करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अनीश सर को लिंक भेज देते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अभी सिर्फ 20 स्लाइड हुई हैं 141 में।